नेक्स्ट लेवल एग्जाम्स की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल एग्जाम्स। जैसा कि कल हमने कन्वर्जन सीखे थे, आज उसके आगे लेके चलना है हमें। पहले कुछ न्यूमेरिकल्स हो जाए कन्वर्जन पे, और आज हम फुल फ्लेश्ड 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो लेके शुरू करेंगे नेशनल इनकम का। तो अभी एट प्रेजेंट एक आध कन्वर्जन के क्वेश्चन जल्दी से लगा लेते हैं, तो कल आगे लेके चलेंगे। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ले रखा है एग्जैक्टली जैसा कल अपन ने लगाया था। जीडीपी एमपी दे रखी है अपन को 400, निकालना क्या है अपन को एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड फैक्टरल कॉस्ट। एक बार जल्दी से रिवीजन हो जाए हमारा, एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। जो हमें चाहिए होता है वो हमने यहाँ पे रख दिया, जो नहीं चाहिए पहले दे रखा है जीडीपी एमपी अपन ने उठा के यहाँ पे रख लिया। कितना दे रखा है 400 करोड़। सब जल्दी जल्दी देखेंगे आज अपन। ये है ग्रॉस, ये है नेट। आप बताएं कौन सी इनकम बड़ी होती है, ग्रॉस या नेट? ग्रॉस बड़ी होती है। यहाँ देखिए ग्रॉस बड़ी होती है, नेट छोटी होती है। तो बड़े से छोटे की तरफ जाते वक्त क्या करना पड़ता है, माइनस। तो ग्रॉस में से माइनस करोगे आप क्या, डेट, तो क्या निकल के आएगा आपका नेट इनकम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास क्या, डोमेस्टिक और नेशनल। क्या बड़ा होता है, डोमेस्टिक या नेशनल? अब आप खुद ही देखिए, नेशनल बड़ा होता है और डोमेस्टिक छोटा। तो डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, छोटे से बड़े, तो क्या करोगे, ऐड। क्या ऐड करेंगे बेटा अपन ऐड करेंगे यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से, NFIA। चले लास्ट, मार्केट प्राइस एंड फैक्टरल कॉस्ट। यहाँ पे देखें, मार्केट प्राइस से हमें कहां जाना है, फैक्टरल कॉस्ट। क्या बड़ा होता है, मार्केट प्राइस बड़ा होता है, फैक्टरल कॉस्ट छोटा। तो बड़े से छोटे, यहाँ पे देखिए मार्केट प्राइस बड़ा, फैक्टरल कॉस्ट छोटा। तो बड़े से जब छोटे की तरफ जाते हैं तो क्या करना पड़ता है, माइनस। और माइनस क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे हम NIT। ये देखिए यहाँ पे लिखा है NIT, तो माइनस कर दिया अपन ने NIT और आंसर निकल के आ गया। यहाँ देखिए यहाँ से 400 करोड़ तो हमारे पास पहले से ही था। डेप माइनस किया, कितना माइनस हो गया, 100। NFIA प्लस कर दिया, NFIA कितना है, 200। उसके बाद NIT माइनस कर दिया, NIT माइनस किया, NIT की वैल्यू है 50। तो ये हो गया 450 करोड़, और ये वैल्यू आ गई NNPFC की। किसकी, NNPFC। तो ये हो गया कन्वर्जन। क्या हो गया, कन्वर्जन। अब थोड़ा सा कन्वर्जन को नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं। कभी कभार ये चीजें डायरेक्टली नहीं दे रखी होती हैं, इसको इनडायरेक्टली दे रखा होता है। तो एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा ट्रिकी बनाते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद अपन लोग कन्वर्जन छोड़ के फिर न्यूमेरिकल्स के ऊपर चलेंगे। चलिए बेटा, अब क्वेश्चन से में हमने उसको थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया है, देखिएगा ध्यान से। अब इसके अंदर जीडीपी एमपी से जाना तो हमें एनएनपीएफसी की तरफ ही है, लेकिन हमें डेप्रिसिएशन, NIT और NFIA तीनों चीजें डायरेक्टली नहीं दे रखी हैं, इनडायरेक्टली दे रखी हैं। तो पहले समझिएगा, डेप्रिसिएशन का एक और नाम होता है, वो है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो भैया ये तो हो गई आपकी डेप्रिसिएशन, आपने पहचान लिया इसको, ये हो गई डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या होता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब मैंने आपको याद कीजिए बताया था नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो एक फर्म से पैसा लेती तो है, फर्म से जैसे 100 करोड़ रुपए ले रही है, लेकिन कभी कभार फर्म्स अगर कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में लगी हुई हैं, रूरल एरिया में, और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी देती है, इसको बोलते हैं सब्सिडीज। तो गवर्नमेंट ने कितने पैसे लिए कुल मिला के, कुछ लिए कुछ दिए। तो कितने लिए, 100 लिए और 30 दे दिए। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स और इसको बोलते हैं सब्सिडीज। तो NIT निकालने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए NIT निकाल लेते हैं अपन। NIT कैसे निकाली अपन ने, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्स आपको दे रखे हैं, सब्सिडीज भी आपको दे रखी है। 40 माइनस 20, तो 40 माइनस 20 ये आ गया 20। तो आपका NIT की वैल्यू कितनी आ गई, 20। इनडायरेक्ट टैक्स नहीं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स चाहिए होता है आपको। क्या चाहिए होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो ये आपने लिख दिया, NIT आ गई हमारे पास। चले NIT आ गई हमारे पास, डेप भी आ गया हमारे पास, NIT भी आ गई। हमें चाहिए NFIA। तो याद करिए, मैंने बताया था NFIA निकालने के लिए फैक्टरल इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टरल इनकम टू अब्रॉड। विदेश में रहने वाले इंडियंस की इनकम को हमें ऐड करना है, तो फैक्टरल इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते हैं। और जो इंडिया के अंदर विदेशी ले रहे हैं उनकी इनकम को माइनस करना होता है, तो उसको बोलते हैं फैक्टरल इनकम टू अब्रॉड, जिसको हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा NFIA कैसे निकाल दिया हमने, NFIA हमने निकाल दिया फ्रॉम माइनस टू। तो फ्रॉम अब्रॉड कितना था, फ्रॉम अब्रॉड आया 20 और टू अब्रॉड कितना है 40। तो NFIA की वैल्यू आ गई माइनस 20। तो अब यहां पे लिख लेते हैं हम, NIT की तो वैल्यू आ गई हमारे पास 20, है ना। डेप हमें डायरेक्टली दे रखा है 20, NFIA की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 20। तो हम यहां पे लिख लेते हैं इन दोनों को मिला के NFIA माइनस 20। अब मुझे लगता है वही क्वेश्चन बन गया जैसा क्वेश्चन था यहाँ पे।
तो याद रखिएगा, अगर आपको आगे होके नहीं दे रखा हो तो आपको इस तरीके से पहले NFIA, NIT और डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकालनी पड़ती है। अब वही क्वेश्चन हो गया हमारा NNPFC और GDPMP, ये हमें दे रखा है, कितना दे रखा है ये हमारे पास 1000, देखिए ये दे रखा है 1000। अब एकदम सिंपल है, ग्रॉस और नेट क्या बड़ा होता है, ग्रॉस बड़ा होता है, नेट छोटा होता है। यहाँ देखिए ग्रॉस बड़ा, नेट छोटा, तो बड़े से छोटे जाते वक्त क्या करेंगे हम, माइनस। तो यहाँ पे लिख दिया हमने माइनस, क्या आता है ग्रॉस नेट में, डेट, चले लिख लिया अपन ने। फिर डोमेस्टिक और नेशनल क्या बड़ा होता है, डोमेस्टिक या नेशनल, डोमेस्टिक छोटा होता है और नेशनल बड़ा होता है। तो छोटे से बड़े की तरफ जाते हुए प्लस कर देंगे, क्या प्लस करेंगे, NFIA। उसके बाद हमारे पास क्या है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, करेक्ट। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट जाना है, बड़े से छोटे में जाना है, तो क्या करोगे, माइनस। क्या माइनस करोगे, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में आता है NIT। मुझे लगता है अभी तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो अपन ने ये लिख लिया यहाँ पे। डेट की वैल्यू कितनी दे रखी है, डेट की वैल्यू दे रखी है 20, तो अपन ने लिख दी 20। फिर NFIA की वैल्यू हमें दे रखी है, NFIA की वैल्यू है हमारे पास -20, तो यहाँ पे लिख दिया -20। और हमारे पास NIT की वैल्यू है 20, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 20। तो तीनों माइनस जाएंगी, अगर 60 माइनस होगी तो आ जाएगा 940 करोड़। तो ये हो गया NNPFC। डन। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपको दिमाग में रख लेना है अच्छे से, वो है GDPMP, NDPFC। इन सब में से आपसे जब पूछा जाए नेशनल इनकम, फाइंड आउट नेशनल इनकम, तो इसमें से आप क्या उठा के दोगे, आप इसमें से उठा के दोगे इसको NNPFC। नेशनल इनकम किसको बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टरल कॉस्ट। जब भी आपको नेशनल इनकम निकालने के लिए आ जाए तो आप क्या निकालोगे, NNPFC। तो यहां पे मैं लिख देता हूं नेशनल इनकम इज इक्वल टू NNPFC। वैसे जब आपसे कोई डोमेस्टिक इनकम पूछ ले तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है NDPFC। ये रही हमारी डोमेस्टिक इनकम, NDPFC। तो डोमेस्टिक इनकम कैसे लिखेंगे अपन, डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू NDPFC। तो आपको दिमाग में रखना है, जब भी आपसे नेशनल इनकम पूछे तो NNPFC, और जब भी आपसे डोमेस्टिक इनकम पूछे तो NDPFC। देखिए क्या अंतर है, यहां पे N है, यहां पे D है। यहां पे नेशनल आ गया इंडियंस, यहां पे D आ गया कौन सा, टेरिटरी वाला, इंडिया के अंदर। तो यहां पे हो गया इंडिया और यहां पे हो गया इंडियंस की इनकम। नेट, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद ही देखते हैं इनकम, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो चार्ज करना ही पड़ेगा, वही तो पैसा लोगों को मिला है, लोगों के बारे में सोच रहे हैं। और फैक्टरल कॉस्ट के लिए सोच रहे हैं क्योंकि हम गवर्नमेंट की नहीं, हम पब्लिक की इनकम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये पता लगा के देखते हैं कि पब्लिक के पास कितना पैसा पहुंचा गवर्नमेंट का टैक्स काटने के बाद। तो इसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम और इसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। इसको थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिए। नेशनल इनकम मतलब NNPFC और डोमेस्टिक इनकम का मतलब NDPFC। चले, तो अब हम चलेंगे मेथड के ऊपर। आज हम सबसे पहला मेथड देखेंगे, वो है एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। क्या देखेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड of calculating national income, and this can come in 6 marks. What? 6 marks. ये 6 नंबर में आता है एक्सपेंडिचर मेथड आपके बोर्ड्स के अंदर 12th के। चलें तो हम सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड से। तो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या है, जब मैंने सर्कुलर फ्लो आपको समझाया तो सर्कुलर फ्लो में मैंने आपको समझाया था कि या तो ये पता कर लो कि एक साल में एक देश में कितनी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुई, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। वैसे ही अगर आप ये पता लगा लोगे कि एक साल में कितना खर्चा हुआ इकोनॉमी के अंदर, तो वही खर्चा नेशनल इनकम के बराबर होता है। जैसे एग्जांपल करता हूं, मैं जैसे ही कोई खर्चा करूंगा किसी ना किसी की इनकम क्रिएट हो जाएगी। अगर मैं एक फास्ट फूड सेंटर पे रुका और फास्ट फूड सेंटर पे रुकने के बाद मैंने 100 रुपए का वहां से सामान खरीदा और मैंने खाया, फॉर एग्जांपल कोई नूडल्स वगैरह खरीदी और खाई, तो वो 100 रुपए उस बंदे की जो फास्ट फूड सेंटर चला रहा है और उसने जहां से रॉ मटेरियल खरीदा है उनको एज एन इनकम मिल जाएगा। तो अगर मैं और मेरे जैसे 10-20 लोग वहां पे जाके सामान खरीदते, कुल मिला के 2000 रुपए का खर्चा करते हैं, तो शायद उस फास्ट फूड सेंटर वाले की इनकम और उससे रिलेटेड लोगों की इनकम भी उस दिन की 2000 होगी। ऐसी करके अगर हम पूरे इंडिया की इनकम पता करनी चाहें तो इंडिया के अंदर एक दिन में हुआ या एक महीने में हुआ या एक साल में हुआ एक्सपेंडिचर पता कर ले, और जैसे ही हम एक्सपेंडिचर पता करेंगे वही पैसा किसी ना किसी के पास इनकम के रूप में जाएगा। तो हम एक्सपेंडिचर मेथड में एक साल में हुआ एक एरिया के अंदर टोटल एक्सपेंडिचर पता कर लेते हैं, और जैसे वो टोटल एक्सपेंडिचर निकल के आता है उसी की वैल्यू होती है नेशनल इनकम के बराबर। तो अगर आपको टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है तो उसके अंदर 4 पार्ट्स होंगे हमारे, सी
प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आई, प्राइवेट फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जी, प्राइवेट फाइनल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट। आप तो ये सोचिए कि अगर एक बहुत बड़ी सी फर्म है इंडिया, ये मान लीजिए इंडिया के जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उसको हमने समाहित कर लिया और एक बहुत बड़ी फर्म बना दी जहां पे हर चीज मिलती है इंडिया के अंदर बनी हुई, चाहे टी शर्ट्स हो, चाहे शर्ट्स हो, चाहे कोचिंग सेंटर्स हो, चाहे स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, सब कुछ यहीं पर ही है। तो अब इसके खरीदार कौन कौन है? इसके खरीदार 4 लोग होंगे बेटा, 1 2 3 और 4। एक तो हो गए उस देश में रहने वाले लोग जिनको हम बोलते हैं हाउस होल्ड सेक्टर या कंज्यूमर सेक्टर। तो कंज्यूमर सेक्टर ज्यादातर कंज्यूमर गुड्स खरीदता है, तो हाउस होल्ड्स के द्वारा जब खर्चा किया जाता है कंज्यूमर गुड्स को खरीदने के लिए तो उसको हम बोलते हैं सी। क्या बोलते हैं? सी। सी का मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं इसको हम? प्राइवेट मतलब हाउस होल्ड्स के द्वारा किया गया, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब कंज्यूमर गुड्स को खरीदने के लिए जो खर्चा किया गया उसको बोलते हैं हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। चलें, हाउस होल्ड सेक्टर ने पूरा सामान खरीद लिया। चले, और कौन खरीद सकता है? और खरीद सकते हैं फर्म्स, मतलब बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स खरीद सकते हैं सामान। और फर्म्स जो खरीदती हैं वो कंज्यूमर गुड्स ना खरीद के ज्यादातर खरीदती हैं क्या? बड़ी बड़ी मशीन फैक्ट्रीज के लिए। वो कैपिटल गुड्स होती हैं, जैसे ट्रेन बनाने के लिए बड़ी बड़ी मशीन बीएचईएल ने खरीदी, ट्रक्स खरीदे बड़े बड़े इधर से उधर सामान लेके जाने के लिए। तो ये सारे जो कैपिटल गुड्स होते हैं इन पे जो खर्चा करते हैं इसको बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं इसको हम? आई, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड सेक्टर ने किया, फर्म्स ने क्या किया? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब जो भी खर्चा गवर्नमेंट करती है, तो गवर्नमेंट जब कोई खर्चा करेगी, अगर गवर्नमेंट मिड डे मील के लिए अनाज खरीदेगी तो वो खर्चा जब करेगी तो जो किसान है उनको भी तो इनकम मिलेगी। तो गवर्नमेंट का भी जो खर्चा होता है वो भी तो इनकम क्रिएट करता है। तो गवर्नमेंट ने एक साल में जो भी खर्चा किया उसको बोलते हैं जी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, सॉरी गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर। इसमें चाहे वो कंज्यूमर गुड खरीदे चाहे वो कैपिटल गुड खरीदे, उससे मतलब नहीं है। और लास्ट पॉइंट होता है x माइनस एम, तो ये तो गवर्नमेंट ने खरीदा। और एक लास्ट सेक्टर होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दूसरे देश वाले जो खरीदते हैं उसको बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। क्या बोलते हैं? नेट एक्सपोर्ट। इसमें होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो कुल मिला के कितने खरीदार है हमारे पास? कुल मिला के 4 खरीदार हैं। या तो इंडिया में रहने वाले लोग खरीदेंगे जिनको हाउस होल्ड सेक्टर कहते हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर जब खर्चा करता है सामान खरीदने पर तो उसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जब फर्म्स पैसा खर्च करते हैं कैपिटल गुड खरीदने के लिए तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जब गवर्नमेंट खर्चा करती है तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दूसरे देश वाले लोग इंडिया का सामान खरीदने के लिए खर्चा करेंगे तो उसको बोलेंगे नेट एक्सपोर्ट। क्या बोलेंगे? नेट एक्सपोर्ट। इसके अलावा क्या कोई और सामान खरीद सकता है इंडिया से? कंज्यूमर्स हमने गिन लिए, प्रोड्यूसर्स हमने गिन लिए, गवर्नमेंट सेक्टर को हमने गिन लिया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी हमने इंक्लूड कर लिया। तो इसके अलावा और कोई नहीं खरीद सकता। तो इन चारों खर्चों को पता कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंडिया से जो प्रोडक्शन एरिया है उससे कितना सामान बिका, क्योंकि यही खर्चे के बराबर सामान बिका होगा। और यही पैसा ये फर्म्स अपने लोगों में, जितने भी इंडिया के लोग इंडिया की वर्क प्लेसेस में काम कर रहे थे उनको इनकम के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो इसको हम बोलते हैं क्या? एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या आता है? सी, आई, जी और x माइनस एम। देखिए अब जरा इन चीजों की फुल फॉर्म देख लेते हैं अपन। सी को क्या बोलते हैं हम? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई को क्या बोलते हैं? प्राइवेट फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जी क्या बोलते हैं? प्राइवेट फाइनल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और x माइनस एम को बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। ठीक है। अब कुछ चीजें इंपॉर्टेंटली जो हमें दिमाग में रखने वाली हैं वो क्या है? आपको सी डायरेक्टली दे रखा होगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जी डायरेक्टली दे रखा होगा गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, x माइनस एम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी डायरेक्ट दे रखा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये आई। कहीं आपको बुक में शायद ना दे रखा हो न्यूमेरिकल्स की वक्त इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो इसको समझिएगा ध्यान से। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को दे रखा होता है कैपिटल फॉर्मेशन करके। देखिएगा ध्यान से, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो जब हम कैपिटल गुड्स खरीदते हैं और कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो उसको हम कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन। तो इन्वेस्टमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं हम। तो आपको या तो दे रखा होगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या दे रखा होगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन।
इनमें से कोई सी भी एक चीज दे रखी होगी, या तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा हुआ है या तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन ये तो समझ में आ रहा है कि यहां इन्वेस्टमेंट है। तो अब ये नेट और ग्रोस का क्या चक्कर है? नेट का मतलब है डेप्रिसिएशन काटने के बाद। जैसे हमने एक साल में 1 करोड़ रुपए का मशीन खरीदा, लेकिन साल खत्म होते होते उसकी वैल्यू 70 लाख रह गई, तो 70 लाख दे रखा है, तो दे रखा होगा नेट डोमेस्टिक। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन काटा नहीं है तो दे रखा होगा 1 करोड़ और वहां पे लिखा होगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं कटा और यहाँ पे डेप्रिसिएशन कट चुका है। तो जब आपको जीडीपी एमपी दे रखा हो तो जो आपकी निकलेगी वो है, जब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो निकलेगा आंसर जो भी, उसको बोलेंगे जीडीपी एमपी। और जब नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो जो भी आंसर निकलेगा उसको बोलेंगे एनडीपी एमपी। इतना याद रखना बस, ठीक है। ये दोनों चीजें होंगी हमारे पास। अब लास्ट चीज और जो आपको ध्यान में रखनी है वो है, कभी कभार दे रखा होता है चेंज इन स्टॉक। क्या दे रखा होता है? चेंज इन स्टॉक। अब समझिएगा इसका कॉन्सेप्ट क्या है। एक्चुअली आईएससी के हिसाब से, पहले समझिएगा आईएससी के हिसाब से क्या है। आईएससी के हिसाब से ये फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है। मतलब जो इन्वेस्टमेंट होता है वो दो तरीके से होता है। फर्म्स क्या करती हैं, दो तरीके से इन्वेस्टमेंट करती हैं। या तो वो खरीदती हैं कैपिटल गुड, जैसे अगर कपड़ा बनाना है या फिर क्लॉथ्स बनाने हैं तो वो खरीदेगी हैवी मशीनरी, तो उसको बोलेंगे फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। इसी के साथ साथ वो रॉ मटेरियल भी खरीदती है, वो कपड़ा खरीदती है, धागे खरीदती है, कलर्स खरीदती है, और ये सब मशीन नहीं है, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल कैपिटल, या इसी को बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। तो अगर आईएससी की बात करें तो जब भी चेंज इन स्टॉक दे रखा हो तो उसको ऐड करना जरूरी है, याद रखना। लेकिन अगर हम सीबीएसई की बात करें, लास्ट टॉपिक चल रहा है ये, सीबीएसई की बात करें, यहां पे मैंने लिखा सीबीएसई सिलेबस की बात करें, तो जब तक ये नेट और ग्रॉस में कि आगे फिक्स ना लिखा हो, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तब तक चेंज इन स्टॉक को ऐड नहीं करना है। मतलब अगर सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई बोलती है अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ने रखा है तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी ऐड है और वेरिएबल भी ऐड है। तो सीबीएसई के हिसाब से चेंज इन स्टॉक को सिर्फ तभी ऐड कर रहे हैं जब यहां पे लिखा हो फिक्स। क्या लिखा हो? फिक्स। फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा हो तो चेंज इन स्टॉक को ऐड करना है, और अगर फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ना दे रखा हो तो चेंज इन स्टॉक को ऐड नहीं करना है। बस ये आई दिक्कत वाली चीज है, बाकी कोई भी दिक्कत वाली चीज नहीं है। मुझे लगता है 12th लेवल के लिए इतना तो आप दिमाग में रख लेते हो। अगर इतना आपने दिमाग में रख लिया तो आपके 6 मार्क्स कंप्लीट हैं। कितने मार्क्स? 6। तो इसके ऊपर आप कुछ न्यूमेरिकल्स लगा लेते हैं जल्दी से। एक न्यूमेरिकल लगाते हैं अपन। चलिए मान लीजिए हैं बोर्ड्स के अंदर ऐसा एक क्वेश्चन आपके सामने रखा होगा और बोला होगा नेशनल इनकम निकालिए, और आपके आगे लिखे होंगे 6 मार्क्स। अब मान लीजिए बोर्ड्स के अंदर अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए 6 मार्क्स के अंदर, तो कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहली चीज दिमाग में आपको यह लगानी है कि नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है। नेशनल इनकम का मतलब होता है NNPFC। ये आपको निकालना है, दिमाग में रख लो, ठीक है। अब आपने एक्सपेंडिचर मेथड लिखा ऐसे। कैसे निकालते हैं? C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस। देखिएगा ज्यादातर चीजें डायरेक्टली आपको दे रखी हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब सी, कितना दे रखा है? 400, तो सी की जगह हमने रख लिया 400। चले, फिर नेट एक्सपोर्ट मतलब x माइनस एम, कितना दे रखा है? 200, तो x माइनस एम की जगह हमने लिख लिया 200। चले, एनआईडी एनएफआई जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी कितना है? 400, तो जी की जगह हमने लिख लिया कितना? 400, है ना। अब ये देखिए नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये रहा हमारा डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब आई। कितना दे रखा है? 200, तो यहां पे हमने लिख लिया 200। मैंने आपको एक बात बताई थी एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलता है। अगर नेट दे रखा हो तो एक्सपेंडिचर मेथड से जो भी आंसर निकलेगा उसको आप बोलोगे एनडीपीएमपी। क्या बोलोगे? एनडीपीएमपी। और अगर आपको ग्रॉस की जगह, यहां पे नेट की जगह ग्रॉस दे रखा होता तो वो निकलता जीडीपीएमपी। ये आपको दिमाग में फीड करना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलता है आंसर? एनडीपीएमपी या जीडीपीएमपी। जरा समझते हैं क्यों निकलता है, समझना इसको बहुत ध्यान से कि ये एनडीपीएमपी क्यों निकला। देखिएगा ध्यान से, ये फैक्ट्री है, यहां पे हम लोग खड़े हुए हैं। अभी हमने क्या पता किया? एक्सपेंडिचर, कि इस फैक्ट्री के पास कितना खर्चा पहुंचा।
100 करोड़, और उसी को मान लिया कि ये इनकम। तो क्या 100 करोड़ रुपए में से अभी तक जब हमने एक्सपेंडिचर ऐड किया है तो एक्सपेंडिचर में आपने क्या टैक्स काट लिया फर्म का? तो अभी एक्सपेंडिचर हुआ है तो फर्म के पास पैसे पहुंचे हैं, अभी तक टैक्स कटे नहीं है। तो अगर टैक्स नहीं कटे तो पक्की बात है मार्केट प्राइस पे होगी ये वैल्यू, फैक्टरल कॉस्ट पे नहीं होगी। इसलिए नीचे क्या लिखा है? मार्केट प्राइस। और जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे जो फर्म्स की हमने बात करी, यहाँ पे डोमेस्टिक लिखा हुआ है। जब इंडिया के अंदर की बात कर रहे हैं, इंडिया के अंदर बनी गुड्स एंड सर्विस की बात कर रहे हैं, तो अभी क्या निकलेगी? डोमेस्टिक। और जब यहाँ पे नेट दे रखा है, मतलब डेप्थ कट चुकी है, तो यहाँ पे नेट आ गया। तो जरा अगर आप वैसे तो रट लो, ठीक है, क्योंकि दिमाग में मेमोराइज करना पड़ेगा इसको, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको समझ भी सकते हो कि क्यों ये वैल्यू है। तो आपको याद रखना है कि अगर यहां पे नेट लिखा हुआ है तो क्या निकलेगी? एनडीपीएमपी, और अगर यहां ग्रॉस दे रखा हुआ तो यहां पे क्या निकलेगी? जीडीपीएमपी। चलो, तो हमारी एनडीपीएमपी निकली। क्या निकली? एनडीपीएमपी। कितना इजी था, सब कुछ दे रखा है, सिर्फ ऐड कर लो। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 0 0, ये निकल आएगी हमारी एनडीपीएमपी। याद रखना है इस मेथड से या तो एनडीपीएमपी निकलेगी या तो जीडीपीएमपी। अगर नेट है तो एनडीपीएमपी, और अगर ग्रॉस है तो जीडीपीएमपी। चले, अब आपसे पूछा गया है एनएनपीएफसी। देखिए यहाँ पे एनएनपीएफसी, मैंने आपको कन्वर्जन सिखाया था, कन्वर्जन एकदम इजी था। मैंने बोला जो दे रखा वो लिख लो। तो हमें क्या दे रखा है? एनडीपीएमपी। अभी हमने निकाला, कितना निकाला? 1200। अब देखिए नेट नेट कोई दिक्कत ही नहीं है। डोमेस्टिक और नेशनल, बताइए क्या बड़ा होता है? डोमेस्टिक या नेशनल? नेशनल बड़ा होता है, तो हम प्लस करेंगे। प्लस क्या करेंगे? एनएफआईए। इतनी देर से अपन करके देख रहे थे, तो यहाँ पे प्लस हो गया एनएफआईए। तो एनएफआईए की वैल्यू देख लो, दे रखी है 100, तो यहाँ पे ऐड कर दिया हमने 100। चले, और क्या है? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। क्या बड़ा होता है? मार्केट प्राइस। छोटा क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट। तो माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? माइनस करेंगे एनआईटी। एनआईटी की वैल्यू भी आपको दे रखी है, ये रही एनआईटी। एनआईटी है 100, तो माइनस कर दिया अपन ने 100। तो ये दोनों एक दूसरे कट जाएंगे, तो आपकी एनएनपीएफसी की वैल्यू भी कितनी आई? 1200। जैसे आप ये सॉल्व करोगे वैसे ही बोर्ड के अंदर आपको मिल जाएंगे 6 मार्क्स। और ये हमारा नेशनल इनकम का पहला मेथड कंप्लीट हुआ। इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। फॉर्मूला भी आ जाता है कभी कभार 2 नंबर में। तो फॉर्मूला क्या है? C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। और इससे क्या निकलता है? या तो जीडीपीएमपी निकलता है या तो एनडीपीएमपी। तो यहां पे लिख लेता हूं मैं, या तो इससे निकलता है क्या? जीडीपीएमपी, या निकलता है एनडीपीएमपी। अगर नेट कैपिटल फॉर्मेशन हो तो एनडीपीएमपी, और अगर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन हो तो जीडीपीएमपी। तो आज हमने क्या देखा? हमने एक्सपेंडिचर मेथड अपना पूरा देख लिया। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, आप बुक्स आपके पास अवेलेबल हो या नेट पे, कुछ न्यूमेरिकल्स निकालना एक्सपेंडिचर मेथड के और लगाने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आपसे पूछ जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है ना? सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से बोलूंगा सब्सक्राइब करें। इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे इसको।